बच्चा कमेंट कर रहा है अंडा से, क्यों कर रहा है? हेलो एवरीवन, बेटा एक बार चेक करिए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन का वैसे सेल साइकिल इन ऑल डिवीजन लिखा हुआ है, चेक इसको टिक कर लेते, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का हमारे पास आज जो है बेटा लेक्चर नंबर 2 है, प्रॉपरली ओरिएंटेशन के बाद, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक करिए क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्लास किस तरीके से पढ़ेंगे मैं ये बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद डोपा सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अगर जुड़ गए हैं तो एक बार चैट में ओके यस ये वाली बात लिख दो। एक बार चैट में ओके यस ये सारी बात लिख दो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी चैट में लिख दो। हाँ, क्वेश्चन के एक आंसर गलत था डोपा का, वो हम चेक कर लेते हैं। और डीपीपी में भी क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमारे पास सेल डिवीजन आंसर है, ठीक है। करें, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ बेटा। डीपीपी प्रिंट के लिए हम कैसे कर रहे हैं बेटा, सुने ध्यान से। आपके मतलब जो ऐप है उसमें अपडेट आएगी तब डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डीपीपी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको आज मिल जाएगा, या जिन बच्चों के पास है हमारा संकल्प भारत का ऑफिशियल चैनल, वो लिंक पे आप ज्वाइन करके अगर हैं तो वहां पर आपको डीपीपी दे देंगे। कुछ दिन आप वहां से प्रिंट कर लो, फिर आपको ऐप में मिला करेगी। दूसरी एक बहुत स्पेशल चीज आपके लिए हमने करी है, जो शायद आप खुश होंगे इस बात को जानकर, कि जो भी डीपीपी है उसको हम क्विज की फॉर्म में भी ले आए हैं आपके लिए। मतलब डीपीपी आप चाहो तो क्विज की फॉर्म में आप एनालाइज कर सकते हो। तो पहले पूरे चैप्टर की डीपीपी कर लो, दोबारा रिवाइज करने के लिए उसको क्विज की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। सही है, ठीक है। स्पीड का ऑप्शन। दूसरी चीज क्या है बेटा, हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि बच्चे लाइव ही ज्वाइन करें क्लास को। हम ये मानते हैं कि सारे बच्चे लाइव ज्वाइन करें। इसके लिए हमने जो था लाइव कमेंट का ऑप्शन रखा है ताकि लैग ना हो। इसीलिए जब आप ज्वाइन करोगे या आपका कभी भी लैग होता है तो आप वहीं से आते हो जहां से आपने छोड़ा था। मतलब फॉर एग्जांपल आप मतलब जो लाइव चल रही है वहीं आओगे। हमारे पास अभी बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं है लाइव क्लास में, पर रिकॉर्डेड में है। रिकॉर्डेड में बैकवर्ड का ऑप्शन है बेटा, लाइव में नहीं है। उसको भी हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। फिलहाल के लिए आप क्या करें, टाइम पर क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आप टाइम पर क्लास ज्वाइन करा करें, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या डोपा की सेपरेट नोटबुक बनानी है। बेटा अगर आप चाहो तो बना लो, या डोपा की सेपरेट नोटबुक बना लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। iOS में ऐप लाने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा ऐप अभी थोड़ा नया है। आपको लाइव लेक्चर्स अच्छे से मिल जाएंगे, डीपीपी और टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन आपने देखा होगा, लेक्चर 1 का सबने देख लिया। मुझे बताओ क्या डीपीपी 1 का वीडियो सॉल्यूशन सबने देखा है, जल्दी बताओ बेटा। मिक्की लिख रहा है सर क्लास चालू करो। क्लास चालू ही है बेटा, टेंशन ना ले। हाँ भाई, सबने डीपीपी 1 का वीडियो सॉल्यूशन देखा है? कहां मिल रहा है, नहीं देखा? अरे मैंने रिकॉर्ड किया है, मिल गया होगा। डोपा क्या है बेटा, डोपा है आपका डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। जिन बच्चों को नहीं पता डोपा क्या होता है, जब ये चैप्टर खत्म होता है, ये लेक्चर खत्म होता है, इसके लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद आपको इस पीडीएफ पे, लेक्चर की पीडीएफ पे 10 से 15 क्वेश्चन लिखे हुए मिलते हैं, उसको डोपा कहते हैं। आ गया बेटा, आ गया। कुछ बच्चों ने खुशी बेटा देख लेना, आ गया आ गया, ठीक है। हाँ सही है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। डाटा कंजम्पशन बहुत हो रही है, उसके लिए कर रहे हैं बेटा कुछ ना कुछ अरेंज। लेक्चर ध्यान सुने, जो बच्चे अभी जस्ट जुने हैं, लेक्चर नोट्स को प्रिंट कराने के लिए उसकी पीडीएफ या उसके अलावा आपके जो वो है
क्या नाम है, डीपीपी, उसके लिए अभी हम उसे टेलीग्राम चैनल पे बना रहे हैं। 30 तारीख के आसपास एक अपडेट आएगी, तो ऐप से ही आप डाउनलोड करके प्रिंट करा पाएंगे। इस बात में सबको समझ में आ गया कि नहीं, बताओ जल्दी बोलो। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जल्दी बताओ। डीपीपी कैसे करें, सुने ध्यान से। डीपीपी आपने कैसे सॉल्व करनी है। डीपीपी जो बच्चा प्रिंट निकाल सकता है, नहीं तो पीडीएफ की फॉर्म में ओपन करके 1 का ए 2 का बी पहले खुद सॉल्व कर लो। देखो मैंने कल भी समझाया था, पहले लेक्चर आपने आज देख लिया, इवनिंग में एक बार लेक्चर के नोट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद डीपीपी का पीडीएफ खोलो और सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 1 का ए 2 का बी पहले पूरी सॉल्व कर लो, फिर आंसर मैच कर लो। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, उसका वीडियो सॉल्यूशन हमने खुद दिया, उसको सॉल्व कर लो। अच्छा, सारी चीजें कहां मिलेगी मैं बता देता हूं। आज आपको टेलीग्राम पर एक वीडियो जाएगी, या आपके ऐप में भी एक वीडियो डाल देते हैं, तो जहां पर आपको मिल जाएगा कि कैसे आपने पूरे ऐप में चीजें खोजनी है। काफी सारे बच्चों को क्योंकि नया ऐप रहता है तो खोजने में दिक्कत होती है, टेंशन मत लो, आज एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि कैसे खोजनी है। करें स्टार्ट, जल्दी बोले भाई, कर लें स्टार्ट। जूलॉजी कल से स्टार्ट होगी। आज बेटा 3rd क्लास है बॉटनी की, एक तरीके से कल से जूलॉजी, तो 3 दिन बॉटनी 3 दिन जूलॉजी, सही है। हाँ भाई बोलो। अरे पीपी टाइप के बच्चे, पुराने पापी, चलें स्टार्ट करें। ओपी और पापी और जीपी गोर पापी, चलो स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने बताई। पहला, क्लास नोट्स और डीपीपी की पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं सर जी, डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करेंगे, अपने ऐप पर। अभी उसको प्रिंट नहीं निकाल सकते तो वो मैं टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा, आज आप प्रिंट भी निकाल पाएंगे, इस बात की कोई टेंशन नहीं। दूसरा क्या है, लाइव में अभी बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं है, आ जाएगा जल्दी से, पर स्टिल आपने क्या करना है, लाइव क्लास लाइव की तरह ज्वाइन करनी है। डाटा कंजप्शन के लिए हम देख सकते हैं कुछ चीजें। चले, चलिए, तो इसी के साथ आज हम कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा आज बेसिक ऑफ सेल साइकिल। आज हमारा टारगेट है कि मैंने कल आपको सेल की कुछ बेसिक डिटेल बताई थी। सेल की बेसिक डिटेल बताने के बाद आज मैं आपको इस चैप्टर पे मूव करा ले जाऊंगा और काफी सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं, तो सभी बच्चे पूरा ध्यान से इस चीजों को समझेंगे कि जो मैं आपको आज कराऊंगा। आज मैं बेसिक ऑफ सेल साइकिल और फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे बात करूंगा। ठीक है, तो पहली क्लास है, कुछ बच्चों की हो सकता है दूसरी क्लास हो। आपने कैसे करना है, क्लास के 7 नोट्स बनाने। आज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। आप बताना आपको समझ आया कि नहीं। रिवीजन थोड़ी सी फास्ट रहेगी तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं। सबसे पहले कल जो क्लास पढ़ाई थी मैंने उसमें बोला था कि सेल क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट का क्या मतलब होता है, चैम्बर होता है एक तरीका का। ठीक है, उसमें जो अंदर है कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ए कन्वर्ट होता है बी में, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसको कौन कराता है, एंजाइम कराता है। और ये मेरे पास उसकी मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कौन बताएगा, ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करती है। जब हम सेल को ध्यान से देखते हैं तो सेल में आपको ये समझ में आएगा कि अंदर जो पानी होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर है। इस लिपिड की बाइलेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो हम रिवीजन कर रहे हैं लास्ट क्लास का। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि हमारे पास क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन पर क्या बने होते हैं, ऐसे चैनल्स बने होते हैं ताकि चीजें अंदर और बाहर मूव कर सके। ऐसे ये चैनल्स बने होते हैं या पंप होते हैं। कौन बच्चा बताएगा ये चैनल किस केमिकल के बने हैं, ये चैनल किस चीज के बने हैं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ये चैनल किस चीज के बने हुए हैं, ये चैनल बने हुए हैं प्रोटीन के। बहुत बढ़िया, प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद हमने ये बोला था कि सेल जो है बेटा उसमें अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट के लिए ये मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जहां केमिकल रिएक्शन चलता है। केमिकल रिएक्शन को हमेशा कौन कराता है, एंजाइम कराता है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी सेल में जैसे हम यहां पर सिंपल बात करते हैं, किसी भी सेल में हमारे पास कुछ ना कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि एक डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, सेल के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। डीएनए क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। याद आ रहा है कल का लेक्चर? हाँ, डीएनए क्या है,
इंफॉर्मेशन एक तरीके से क्या होती है, स्टोर होती है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। इसका मतलब सेल के अंदर सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। फिर मैंने आपको कहा था सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए और सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में चैम्बर बने रहते हैं। चैम्बर का मतलब होता है ऑर्गेनल। जैसे ये चीज क्या है, इसको न्यूक्लियस बोल दिया। उसके अलावा और भी छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जहां अलग अलग रिएक्शन चलते रहते हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनल का नाम देते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि सेल के अंदर की चीज को बोलते हैं इंट्रासेलुलर। क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर बोलेंगे। ठीक है सर। और अगर मैं सेल के बाहर बोलूंगा तो उसे क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर लिखेंगे। आप में से कितने बच्चों को यह पता है, ध्यान सुनेंगे, आप में से कितने बच्चों को पता है, बताना मुझे, वायरस इज ए कैसा पैरासाइट है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, ध्यान दे बेटा, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है। कौन बच्चा बताएगा वायरस कैसा पैरासाइट है, इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? क्या मतलब है इस बात का, सोचो ध्यान से, सोचो सोचो। हाँ भाई, वायरस कौन सा पैरासाइट है? देखो लाइव चैट आ रही है, एकदम 30 सेकंड का लैग थोड़ी है इसमें, है ना। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ठीक है, कैसा पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है वायरस जो है वो सेल के अंदर वाला पैरासाइट है। क्या ये चीज समझ में आ गई है, जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है कि वायरस जो है सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट है? ठीक है, वायरस पे अपना कुछ नहीं होता, वो सब कुछ सेल का यूज करता है। ठीक है, इंट्रा का मतलब समझ में आ गया, क्लियर है, बताओ सही है। अब जरा यहां पर देखेंगे, उसके बाद मैंने इंट्रा और एक्स्ट्रा बता दिया था, मैंने आपको डीएनए बता दिया था, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बता दिया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो दोनों में होती है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन का होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, सही है। आगे चलेंगे, ये थोड़ा सा मैंने चीजों को रिवाइज किया है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्रोकैरियोटिक सेल देखें कैसा दिखता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है बेटा कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये इसमें इसके अंदर न्यूक्लियोइड हो सकता है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसका डीएनए है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। सही है सर, बढ़िया, मजा आ रहा है। और ऐसे कोई प्लाज्मिड भी बोल सकते हो, अलग से डीएनए होता है। ठीक है, क्लियर है। ये इसका फ्लैजिला हो सकता है। तो ये चीजें जो है ना बेटा, ये मैंने कुछ आपको वैसे ही दिखा दिया कि, और देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हो ये अलग अलग ऐसे चैम्बर बने हुए हैं, आप देख पा रहे हो, इस तरीके से चीजें चैम्बर बने हुए हैं। और ये देखो ये लिपिड की बाइलेयर है, ये देख पा रहे हो कि नहीं बताओ, ये देख रहे हो लिपिड की डबल लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही है कि नहीं। और ये फिर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है। तो पॉइंट ये है कि कल जो हमने डिस्कस किया था उस बात में किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताए बेटा बच्चे। इसका 3D भी हम कराएंगे, लेकिन हम कराएंगे 3D माइटोसिस मियोसिस वाले टॉपिक का। सही है, बताओ यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बता दो। यहां तक कोई डाउट है क्या, हम आगे चल सकते हैं? लास्ट मैंने कहां छोड़ा था, जल्दी से याद करो। मैंने आपको छोड़ा था, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ा रहा था। मैं आपको एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर की बात कर रहा था। याद आया कि नहीं बताओ, याद आया कि नहीं, याद आया? हाँ, याद आया। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। याद करो, जल्दी से याद करो। आपको मैं क्या पढ़ा रहा था उसके बाद, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, ऐसी चीजें पढ़ा रहा था। सही है। राइबोसोम दोनों में होते हैं बेटा, पर उससे पहले क्या हम एक बार डोपा सॉल्व कर लें, जल्दी से आ जाओ, एक बार डोपा सॉल्व कर लेते। कल कम क्वेश्चन थे, अब डोपा में ठीक क्वेश्चन मिला करेंगे आपको, 10 तो मिनिमम मिलेंगे, है ना। ऑल सेल हैव, भाई सभी तरह के सेल में क्या होगा बताओ, सभी तरह के सेल में राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, मेम्ब्रेन होती है। कुछ एक्सेप्शन है डीएनए को लेकर, जैसे आरबीसी और सीव ट्यूब, पर वैसे नॉर्मली सभी तरह के सेल में हमारे पास क्या होगा, 1 का डी आएगा, डीएनए, राइबोसोम, मेम्ब्रेन। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, किसी भी सेल में क्या कराना है, ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है, आरएनए प्रोटीन में नहीं, डीएनए में स्टोर होती है। क्या होती है, स्टोर होती है। अगर इसकी जगह एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है प्रोटीन की फॉर्म में, मतलब डीएनए से आरएनए भी एक्सप्रेस करना कहते हैं, पर आरएनए से बनती क्या है, प्रोटीन। अगर स्टोर बोले
तो डीएनए की फॉर्म में। सही है। कोई मुझे बताएगा क्या इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में स्टोर हो सकती है? कौन बच्चा बताएगा? बताओ, इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में स्टोर हो सकती है? यस और नो बताओ जल्दी से, क्या हो सकती है? अगर हो सकती है यस तो एग्जांपल बताओ। यस हो सकती है वायरस में। मेरी बात सुनो ध्यान से, सभी तरह के लिविंग सेल में, सभी तरह के लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि उसमें उसमें ध्यान से सुनेंगे, उसमें डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। पर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो आपको याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, तो सिर्फ वायरस हो सकता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी तरह के सेल्स में सिर्फ डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? नहीं, आरबीसी में स्टोर नहीं हुई है बेटा, वो एक्सप्रेस हो गई। आरएनए वो टूट जाता है कुछ समय के बाद आरबीसी का। वाई नॉट आरबीसी बता तो रहा हूं। आरबीसी में क्या होता है बेटा, डीएनए से आरएनए बन गया है, वो आरएनए प्रोटीन बनाता रहता है। पर आरएनए कोई परमानेंट चीज नहीं होती, कुछ टाइम के बाद आरएनए अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर डीएनए जो है ना, जैसे व्हाट्सएप मैसेज होते हैं ना, ऑटो डिलीटेड इन 24 आवर्स, ऐसे ही आरएनए जो होता है ना, ऑटो डिग्रेड होता है आफ्टर फ्यू टाइम, पर डीएनए नहीं होता। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे सिंगल सेल का हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, सभी में इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? डीएनए स्टोर करता है। सही है, बोलो। हाउ टू गेट डोपा? डोपा क्या है बेटा? इसी पीडीएफ में, जैसे आज मैंने क्लास पढ़ाई है, क्लास पढ़ाने के बाद ये पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगी। वहां पर ये क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे डोपा के। आपने अपनी कॉपी में कहीं उसे सॉल्व कर लेना है। सही है, बहुत अच्छे। डीएनए ऑफ ई कोलाई, इसका आंसर क्या है भाई? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, डीएनए ऑफ ई कोलाई प्रेजेंट इन। हाँ भाई, कहां प्रेजेंट होगा? मेरी बात सुने, ई कोलाई क्या है? सबसे पहले बच्चे बताओ, बैक्टीरिया है। सर आपको कैसे पता? तुझे भी पता हो जाएगा धीरे धीरे, ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो इसका जो डीएनए है वो कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म में। कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं। चैनल इज प्रेजेंट इन। चैनल क्या है बेटा? एक तरह का गेट है, तो वो सभी तरह की मेम्ब्रेन पर होगा। आरबीसी, ई कोलाई, अमीबा सभी तरह की मेम्ब्रेन पर होगा। क्वेश्चन 4 का हमारे पास डी होगा। सही है, क्वेश्चन 4 का डी होगा। चैनल आर उस पे होगा, वायरस में होते हैं चैनल? नहीं होते, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग है ना, उसमें कोई चीज अंदर बाहर थोड़ी मूव करती है। विच इज कॉमन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन कॉमन होती है, लिपिड की बनी है। डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोट में। आरएनए इन ईआर, ये होता ही नहीं है कुछ ऐसा, ये होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा? ए। कौन बच्चा बताएगा कि क्या समानता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की मेम्ब्रेन की? दोनों मेम्ब्रेन लिपिड की डबल लेयर होती है और लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। क्या समझ में आया? दोनों मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है और वो कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। चलिए आ जाइए, आगे आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म ई कोलाई, हाँ भाई, उसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। हमेशा याद रखो, मैं अभी आपको इस बात पे बताऊंगा। भी हम डीएनए पर आ रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है क्या? नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड एंजाइम होंगे, हाँ। राइबोसोम और एंजाइम होंगे, हाँ। 4th आ जाएगा, ठीक है। तो 5th का हमारे पास क्या आ रहा है? ए। यहां पे आंसर करेक्शन देंगे, 5th का ए आएगा, करेक्ट कर लेंगे। सही है, आगे चलते हैं बेटा। चलिए हम लोग आ गए हैं वापसी उस चीज पर जिसपे हमने बात की थी। जल्दी से यहां पर हमने छोड़ा था, इस चीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कर लें डिस्कस इसको एक बार फटाफट से। हमने यहां पर छोड़ा था, एक बार इसको डिस्कस कर लें फटाफट से। आ जाओ, इधर देखो बेटा सारे। ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है। तो ये मैंने क्या लिख दिया? सेल लिख दिया। इसमें क्या है? ये सेल वॉल है। इसमें ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि तू क्वेश्चन गलत करेगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या हटा दो? सेल वॉल रिमूव कर दो। क्या कर दो? सेल वॉल रिमूव कर दो।
मान लो ये सेल वॉल सेलुलोज की है, तो इसका मतलब ये सेल कौन सा है? प्लांट सेल है। चलो मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, सही है सर। अब इसमें से सेल वॉल हटा दी, ध्यान दे बेटा, सेल वॉल हटा दी, तो सेल वॉल हटाने के बाद जो मेरे पास बच गया, इधर देख बेटा, पूरा फोकस कर, ये बच गया, ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास ये हो गया, और ये ऑर्गेनल्स भी है। ये क्या है? ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स पता है ना, ये सब ऑर्गेनल्स है यहां पे। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, फोकस करो पूरा पूरा। अब जो चीज बची सेल माइनस सेल वॉल, उसको मैंने लिख दिया प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल माइनस सेल वॉल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब रिमूव कर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो आपने क्या कर दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर दी, रिमूव कर दी। अब आपके पास क्या बच गया? सुनना ध्यान से। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर दी, क्या क्या बच गया? ये न्यूक्लियस है, ये इसका डीएनए है, ये ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स बच गई, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको प्रोटोप्लाज्म कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कह दो? प्रोटोप्लाज्म कह दो, सही है। इसको क्या बोल दो? प्रोटोप्लाज्म बोल दो, सही है सर। आगे चलो, इसमें से क्या करो बेटा? अब क्या करो? अगर आप चाहो तो साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो। सुन लो ध्यान से, साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास, क्या है। अब आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? मान लो न्यूक्लियस हटा दो यहां से, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? रिमूव कर दो न्यूक्लियस। तो अब आप क्या लिख सकते हो? साइटोप्लाज्म लिख सकते हो। क्लियर है? आप क्या लिख सकते हो? साइटोप्लाज्म लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी चीजें हैं। तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, ये टर्म्स कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है बच्चे। मैं आपका सिलेबस बहुत पहले खत्म करूंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं बेसिक बना दूंगा, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका मतलब मैं आपको क्लियर हूं यहां पर क्या क्या बताया मैंने। जरा एक बार देख लो ध्यान से, फिर क्वेश्चन बताऊंगा इसका। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये समझ में आ रहा है कि सेल में क्या है? सेल इज इक्वल टू सेल वॉल, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल, वो जो लिक्विड है, प्लस न्यूक्लियस है। लिक्विड मतलब जहां पर रिएक्शन हो रहा है। फिर प्रोटोप्लास्ट क्या है? आप खुद देख लो। प्रोटोप्लास्ट में मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल है, और क्या है? लिक्विड है जो आसपास है, प्लस न्यूक्लियस है। अब आपने मेम्ब्रेन हटा दी तो क्या बच गया? प्रोटोप्लाज्म बच गया। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या आ जाएगा? चलो ऑर्गेनल है, वो लिक्विड है, और क्या है साथ में बताओ? अरे और क्या है बताओ? साथ में मेरे पास न्यूक्लियस भी है। और जब मैं बात कर रहा हूं साइटोप्लाज्म की, तो उसमें ऑर्गेनल है, प्लस क्या है? ऑर्गेनल प्लस जो लिक्विड है वो सारा है। और अगर मैं आपको कहूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको कहूं, ध्यान सुनो बेटा, मैं अगर आपको कहूं साइटोसोल, तो उसमें आप ऑर्गेनल भी हटा दोगे तो सिर्फ लिक्विड बचेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोटोप्लास्ट, देखो, विच इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल ए। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोटोप्लास्ट, बी सेल वॉल, सी इंटरसेलुलर स्पेस, और डी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस।
तो अगर आपसे कोई पूछे ना सेल का लिविंग पार्ट क्या होता है, वो प्रोटोप्लास्ट होता है, मतलब मेम्ब्रेन से लेकर अंदर की सारी चीजें लिविंग मानी जाती हैं। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो सेल का लिविंग पार्ट होता है, मेरी बात नॉन लिविंग होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच की जगह, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का मतलब सेल के बाहर की जगह। और आपको पता है सेल वॉल, तो जो भी सेल के बाहर है सेल के रिस्पेक्ट में उसे नॉन लिविंग माना जाता है। अरे समझ में आ गया बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिलती, क्या मतलब है इस बात का? क्लास का टाइमिंग फिक्स है, पहली क्लास 8:30 बजे, दूसरी क्लास 11 बजे, 5-1 मिनट ऊपर नीचे, और सेम आपकी शायद 1:15 से है या 1 से है। ठीक है बच्चे, यासिर अगर आप ऐसे लिखोगे तो फायदा नहीं होगा। मैंने बोला था 1 महीने ईमानदारी से फॉलो करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस पेज से पढ़ना, कोई परेशानी नहीं होगी एक भी बच्चे को। ठीक है, मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से। मान लो मैं सेल वॉल हटा देता हूं तो क्या बच जाता है? प्रोटोप्लास्ट बच जाता है, जिसमें क्या है? मेम्ब्रेन है, ये लिक्विड है, ये ऑर्गेनल्स है और ये न्यूक्लियस है। फिर मैं क्या हटा देता हूं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाता है? प्रोटोप्लाज्म बच जाता है, जिसमें ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, ये सब है। और फिर मैं जब न्यूक्लियस रिमूव करता हूं तो साइटोप्लाज्म बचता है, जिसमें ये ऑर्गेनल्स और ये भी आ जाता है, लिक्विड आ जाता है और ये सब आ जाता है। अब बताओ जल्दी से, साइटोसोल में क्या करो? ऑर्गेनल्स भी हटा दो, साइटोसोल में ये हटा दो, सिर्फ लिक्विड रह गया। सिर्फ क्या रह गया? लिक्विड। एमआईपी बेटा आपका पहले टेस्ट के बाद से स्टार्ट होगा, जैसे ही आपका पहला टेस्ट होगा उसके बाद से एमआईपी स्टार्ट होगा। बिना उसके कैसे जज करेंगे? एमआईपी का जजमेंट कैसे होगा आपका? आपको किस तरीके से क्या फॉलो करना है? 2 तरीके हैं, पहला आपका नीट का रिजल्ट और साथ में पहला टेस्ट, ये दोनों चीजें इंक्लूड कर लेंगे। हाउ टू स्कोर 720 पेपर चीटिंग कर लो, कैसे आएगा? पढ़ तो सही। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर है, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताओ, नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से फास्ट नोट करो। जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया आपके लिए, ये ठीक है लिखा हुआ। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल में सेल वॉल माइनस सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में लिक्विड सराउंडिंग न्यूक्लियस इंक्लूडिंग ऑर्गेनल, साइटोसोल में एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनल, इसका मतलब सिर्फ लिक्विड है। ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैं ये दे दूंगा आपको, है ना, और ये इसका डायग्राम है। चलो भाई नोट करो पहले डायग्राम, जल्दी 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 रिपीट, मेरी बात सुन ध्यान से, इधर देख मेरी तरफ। सेल वॉल हटा देगा तो प्रोटोप्लास्ट आएगा, सेल मेम्ब्रेन हटा देगा तो अंदर क्या बच गया? एक न्यूक्लियस, उसके बाहर का लिक्विड और ऑर्गेनल्स, उसको क्या बोलेगा? प्रोटोप्लाज्म बोलेगा। उसमें से क्या हटाना है तुझे? न्यूक्लियस हटाना है, तो साइटोप्लाज्म बच जाएगा। ऑर्गेनल्स भी हटा दे, सिर्फ लिक्विड बच गया, साइटोसोल आ गया। नोट्स दोबारा बनाने हैं पहले चैप्टर के बनाओ, अगर आपको लगता है कि उसमें 20-30% चेंज नहीं है तो फिर मत बनाना, पहले चैप्टर के बना लो, अच्छा रहेगा। लिक्विड बेटा पानी है ना, सेल के अंदर पानी नहीं है यहां पर जहां रिएक्शन हो रहे हैं। लिक्विड क्या है? सेल के अंदर जो पानी जहां रिएक्शन हो रहे हैं। सही है, चलें आगे, जल्दी बताओ चैट में, अरे चैट में बताओ, आ गया समझ? चलो आगे। अच्छा, एनिमल सेल को क्या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं? एक सवाल मन में आता है, नहीं, एक्चुअल में क्या उसमें सेल वॉल स्टार्टिंग से नहीं होती। प्रोटोप्लास्ट वर्ड तब लगाते हैं जब हम सेल वॉल हटाएंगे। आप में से कितने बच्चों को यह पता है कि सेल वॉल कैसे हटाया जाता है? ये कौन से चैप्टर में दे रखा है? ये आपके बायोटेक 1 में दे रखा है। प्लांट की सेल वॉल हटाते हैं सेलुलेज से, और बैक्टीरिया की सेल वॉल हटाते हैं लाइसोजाइम से, और फंजाई की सेल वॉल हटाते हैं काइटिनेज से। यस, चलें आगे, चलें चलें, जल्दी बोलो बच्चे, मेरी बात सुन ध्यान से सुन। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, इधर देख मेरी तरफ देख, तेरे पास ये सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनियो, मैं जो इस बच्चे को नहीं समझ में आया, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। मेरी बात सुन, सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल,
इसको हम डेड मानते हैं। क्यों डेड मानते हैं? वो इस सेल से बाहर रिलीज किया हुआ केमिकल है। मेरी बात समझियो ध्यान से। मान ले तेरी बॉडी में से कोई केमिकल निकले और तेरे सरफेस पे यहां पर बॉडी के बाहर एक परत बना ले, ऐसी मोटी सी, ऐसा हो जाए तो वो लेयर डेड होगी ना, क्योंकि बॉडी के बाहर आई है। जैसे मान ले तेरे की ये जो नाखून है ये डेड है ना, तो ऐसे ही क्या होता है, ये सेल वॉल क्या होती है, डिपोजिशन होती है, डेड होती है। अब मेरी बात सुन, इसके बाहर की ये जगह, इसको क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, जस्ट बाहर। और इन दोनों के बीच में इसको क्या बोलोगे, इंटरसेलुलर। तो जो लिविंग पार्ट होता है ना वो ये होता है। देख लिविंग पार्ट क्या क्या होता है सेल का, एक होती है ये सेल मेम्ब्रेन, इसको लिविंग पार्ट मानते हैं सेल का, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। उसके बाद ये सारी चीज लिविंग में काउंट होती है। सेल का लिविंग पार्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सारी चीजें लिविंग में काउंट होती है। क्लियर है? अरे आ गया समझ? तो इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल वॉल, ये सब क्या है, इनको हम मानते हैं कि भाई ये सेल के रिस्पेक्ट में डेड है। भाई मेरी बॉडी में, मैं अगर अपने रिस्पेक्ट में बात करूं, एनिमल के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, ये लिविंग पार्ट है। लेकिन किसी सेल के आधार पे बात करूं तो बाहर वाले पार्ट को हम डेड मानते हैं। ठीक है बेटा, आपको ऑफिशियल आईडी पता चल जाएगी आराम से, आप डालोगे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, नहीं तो हमारे यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे जाओ, ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। चले भाई आगे। सर ये सब नोट करना है, कर ले बेटा, ये भी ये लिख ले, ये लिखा हुआ है, लिख ले जल्दी से, नोट कर ले, ये भी नोट कर ले और ये भी नोट करना है, तुझे दोनों लिखना है। जल्दी कर, जल्दी जल्दी लिख बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। बच्चे वायरस नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं मानते, जल्दी कर। ठीक ठीक है, लिख लिया सबने? चलें आगे। अरे चलें आगे, आ जाओ, अपने चैप्टर पे आ गए हम लोग। मेरी बात सुनो, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल सेल डिवीजन। मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ा दी हैं चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं आ रहा हूं, मतलब सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बता दी हैं। अब मैं आ गया हूं किस पे, उस टॉपिक पे जिसके लिए ये चैप्टर बना है। मैं सबसे पहले आपको डीएनए समझाऊंगा क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, डीएनए कैसे काम करता है, उसके बाद हम चीजें देखेंगे। तो ये आपके नोट्स थे, ये आपने लिखने थे, और साथ में आपको ये 2 चीजें लिखनी थी। अगर आपने लिख लिया है तो आगे चलेंगे। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे समझना है, तुझे सेल नहीं पता। सेल जो है उसके बाहर हमारे पास सेल वॉल होती है, उसको हटा देगा तो सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी। सेल मेम्ब्रेन और उसके सारे अंदर के पार्ट को लिविंग पार्ट मानते हैं सेल का। आप समझ इस बात को, सेल वॉल हटा दिया है ना, ठीक है। डोपा 1 का एक क्वेश्चन गलत था, वो ठीक कर दिया। जूलॉजी की क्लास कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ अब जरा फोकस करो पढ़ने पर, और कोई चैट नहीं चलेगी। अब आओ जरा, व्हाट इज डीएनए, हाउ इट फंक्शन, लोकेशन, ये सारी बात करने वाले हैं हम लोग। चलो भाई आ जाओ, ध्यान से सुनते चलना। डीएनए क्या होता है बेटा, देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख, मैं कहता हूं ये क्या है, तुम कहोगे सर मार्कर है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा मतलब, तुम कहो इसका फंक्शन बताओगे, लिखते हैं। तो ऐसे ही तुमसे जब कोई डीएनए पूछेगा 2 चीज बता सकते हो। पहला, डीएनए किस चीज का बना है, जैसे मैं कहूंगा ये क्या है, तुम कहोगे सर ये मार्कर है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तुमने मुझे 2 बात बताई। पहली बात तुमने ये बताई कि ये चीज प्लास्टिक की बनी हुई है, दूसरा ये क्या करता है, लिखने के काम आता है। समझ में आ रहा है? सही है सर। ऐसे ही जब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डीएनए, तो सबसे पहली चीज तुम क्या बताओगे। इसी तरीके से पढ़ा जाता है चीजों को बेटा। जब मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज डीएनए, तो आप ये लिखोगे कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज केमिकली न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब यह हुआ, मैंने आपको बता दिया कि डीएनए केमिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। केमिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और कैसा है, धागे जैसा है। तो इसका मतलब मैंने इसका स्ट्रक्चर वाली बात बता दी, मैंने इसके स्ट्रक्चर वाली बात बता दी। तो मैंने यहां पर यह लिखा है कि ये मेरे पास डीएनए है, ये मेरे पास क्या है, डीएनए। ध्यान देंगे बेटा, ये मेरे पास डीएनए है, और डीएनए कैसा है, देख लो ध्यान से बेटा, डीएनए कैसा है, थ्रेड लाइक है। कैसा है डीएनए, थ्रेड लाइक है। सही है सर, डीएनए हमारे पास थ्रेड लाइक है, ठीक है सर।
और वो केमिकली किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अभी याद कर लो, बायोमोलिक्यूल में पूरा बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बायोमोलिक्यूल मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज केमिकली न्यूक्लिक एसिड, जो केमिकली न्यूक्लिक एसिड है। अब आ जाओ उसका फंक्शन। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो डीएनए क्या काम करता है बेटा? डीएनए स्टोर करता है, डीएनए स्टोर करता है क्या? स्टोर इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर करता है? इंफॉर्मेशन। किस लिए? इंफॉर्मेशन किस लिए? फॉर ऑल फंक्शन ऑफ सेल। इसीलिए डीएनए को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ सेल। इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं? सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? क्या यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। क्या यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, सही है, जल्दी बोलेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो किसका बना है? न्यूक्लिक एसिड का। सही है सर। दूसरी बात क्या है कि डीएनए में एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। यहां तक कोई डाउट है? बताओ, जल्दी बोलो। चैट ऑफ करने से क्या फायदा होगा? देखते हैं, ट्राई करते हैं। तुम्हें चैट शायद नहीं दिख रही होगी, अब थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं। हां, शायद थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो गई है। चैट कर पा रहे हो? ठीक है, हाँ, अब चुपचाप पढ़ो ध्यान से। आप भेज पा रहे हो, आपको दूसरे की चैट नहीं दिखेगी। अब ध्यान दो। हाँ, अब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको क्या समझाया। मैं आज आपको सेल साइकिल वाले टॉपिक पे लेके जा रहा हूं। पूरा फोकस मेरी तरफ रखो तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे सारा समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, ये सेल बना दिया। सर सेल बना दो फटाफट से। ये बना दिया, ठीक है, और एक सेल ये बना दिया। दोनों सेल में क्या फर्क है? देख, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें भी मेरे पास डीएनए है, इसमें भी मेरे पास डीएनए है। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए जो है बेटा, डीएनए हमारे पास क्या है? एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका अपना जो केमिकली न्यूक्लिक एसिड है, उसका फंक्शन क्या होता है? डीएनए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सेल में क्या चलने वाला है। सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करता हूं डीएनए की लोकेशन की, अगर मैं बात करता हूं लोकेशन ऑफ डीएनए की, तो ये मेरे पास कौन सा सेल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है? प्रोकैरियोटिक सेल ही बैक्टीरिया का सेल होता है। तो इसमें मेरे पास क्या है? इसमें मेरे पास डीएनए साइटोप्लाज्म में है। डीएनए इज इन साइटोप्लाज्म। डीएनए कहां पर है? साइटोप्लाज्म में होता है। उसके अलावा डीएनए कहां होता है? सुन ले ध्यान से। ये मेरे पास कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। ये कौन सा सेल है सर? यूकैरियोटिक सेल है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के कोई एग्जांपल बताओ आप। सर यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल एक तो ईस्ट है, दूसरा आपके पास और कोई एग्जांपल बता दो सर। उसके अलावा आपके पास ईस्ट के अलावा अमीबा हो सकता है, और कोई एग्जांपल ह्यूमन का सेल, और कोई एग्जांपल अनियन का सेल, प्लांट सेल हो गया। तो इनमें मेरे पास डीएनए की लोकेशन, लोकेशन कहां पर है? लोकेशन है उसकी न्यूक्लियस। कहां पर है? न्यूक्लियस। इसके अलावा कहीं डीएनए होता है? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसके अलावा कहीं डीएनए होता है? जल्दी जल्दी फास्ट। इसके अलावा कहीं डीएनए होता है? यस और नो? जल्दी। नो, यस, हाँ, ऑर्गेनल्स में होता है। ऑर्गेनल्स में, ऑर्गेनल्स कौन सी होती है? ये रही, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है और एक ये क्लोरोप्लास्ट है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की जहां पर ये प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। उस जगह को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर प्लांट सेल में देखें तो वहां क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उस जगह को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। रिपीट कर रहा हूं, डीएनए न्यूक्लियस में होता है यहां, उसके अलावा डीएनए कहां होता है? मैट्रिक्स में। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो हम यहां लिखेंगे कौन सी ऑर्गेनल? सम ऑर्गेनल। कौन सी ऑर्गेनल बताओ भाई? सम ऑर्गेनल। कौन कौन सी? एक हमने लिख दी क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में कहां है? स्ट्रोमा में। उसके लिक्विड को कह रहे हैं स्ट्रोमा। और कहां है मेरे पास? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां है बताओ भाई जल्दी से? माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे पास मैट्रिक्स में। यहां तक कोई डाउट है बताओ? तो सबसे पहले डीएनए के बारे में जानो क्या होता है। डीएनए हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? यस। डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। क्या यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहीं और भी होता है? हाँ होता है, कुछ ऑर्गेनल्स में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। क्या यह समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? सही है। हाँ, उसके अलावा बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। एक ऐसा डीएनए होता है प्लाज्मिड, वो भी डीएनए है, ठीक है, लिख सकते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में होता है बेटा ये। प्लाज्मिड कहां होता है? बैक्टीरिया में। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको डीएनए को प्रॉपर समझाना है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है? तभी चीजों को आप समझ पाओगे, है ना? अगर आपने ये बात लिखनी है तो जल्दी से नोट कर लो, प्लाज्मिड भी डीएनए होता है, ठीक है? तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो, क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ डीएनए इन अमीबा, ए क्लोरोप्लास्ट, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस और डी ऑल। बताओ भाई जल्दी जल्दी। कोई डी वाला भी है? अमीबा एनिमल सेल होता है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट तो तू वैसे भी नहीं ले सकता, न्यूक्लियस होगा, ठीक है? क्लियर है? सही है बेटा? हाँ, सी आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर कहां मिलता है वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले लाइव अटेंड करो प्रॉपरली, ठीक है? हाँ, सी आएगा। डी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अमीबा पे नहीं मिलता, ये एनिमल सेल है। सही है। चलिए एक बार नोट कर लो, नोट्स को जल्दी लिख लो, आगे चलेंगे। और बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, जेनेटिक मटेरियल पे बढ़िया डिस्कशन करना है, ताकि आप गड़बड़ ना करें, आप कोई भी गड़बड़ ना करें सेल साइकिल सेल डिवीजन को पढ़ने में। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, बेसिक से पढ़ना है बिल्कुल, हमें एक एक चीज पढ़नी है बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया? ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा। ठीक है, 1 मिनट के लिए बैक स्लाइड कर दूं, जल्दी करो, नोट कर लो बेटा, जिसको लिखा नहीं था जल्दी जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। डीएनए को लेकर जितनी बातें बताई हैं एक बार नोट कर लो, आगे चलेंगे। अरे लिख लिया? हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके 2 से 3 दिन में। या आज भी मिल सकते हैं, आज ही मिल जाएंगे, मैं अरेंज कर देता हूं। ठीक है, चलें आगे, डन है, चलो चलें, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए। हाँ
ठीक है बच्चे, जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं वो ये मत समझा करो कि आप कोई गलती नहीं करोगे। आप क्या करते हो, बेसिक आपके कहीं कहीं पर वीक होते हैं, स्टार्टिंग के बेसिक सुनने से आपको बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं कि बेनिफिट ही नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप गड़बड़ कर जाते हो, जैसे कई बार आपको प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में भी डिफरेंस नहीं पता होता, कई बार आपको एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर इन चीजों में भी डिफरेंस नहीं पता होता। तो ध्यान से पढ़ा करो। पॉइंट ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अपना मतलब दिल छोटा कर लेना। पॉइंट ये है कि अगर आप बेसिक फिर से पढ़ोगे तो आपकी वो सिली मिस्टेक होने के चांस घटेंगे। तो जो पेशेंस होती है ना, धैर्य होता है, ये इस साल आपको बहुत रखना है, पूरे साल भर मेहनत करनी है। सही है? हाँ, क्लियर है? ये चीज करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम आपके साथ हैं पूरा पूरा। तो चलिए अब एक बार थोड़ा सा डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। हमने 2 मेजर लोकेशन की बात करी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल, इस पे बात करेंगे, फिर डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल पे बात करेंगे। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, पूरा ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे, पूरा ध्यान से मास्टर को घूरेंगे। ये मैंने एक बैक्टीरिया सेल बना दिया, ध्यान दे। जिन बच्चों को नहीं पता होता सुन लो, प्रोकैरियोटिक सेल सेल का टाइप होता है, उसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया का सेल होता है। बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे सेल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई होता है। तो ई कोलाई किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जरा ये देखें, अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में मेरे पास ये डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे ये डीएनए इस तरीके से प्रेजेंट है। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुने बेटा, बहुत ध्यान से सुने। हम बात कर रहे हैं डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल कैसा डीएनए होता है, थोड़ी सी इस चीजों को समझना जरूरी है, तभी आप सेल साइकिल समझ पाओगे बढ़िया से। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई देखो, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास जो डीएनए है ये इसका एक धागा है। जब इसके 2 धागे होते हैं तो इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंड। ठीक है, अगर डीएनए में ऐसे 2 धागे हो इस तरीके से, और उसके जो एंड है, एंड मतलब आखिरी हिस्सा, ये देखो, ये वाली चीज इससे जुड़ रही हो ऐसे, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहां जुड़ गया और ये वाला जाके यहां जुड़ गया, तो इसको भी हम डबल स्ट्रैंड कहेंगे क्योंकि 2 धागे हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये जो डीएनए है इसको कहेंगे क्या? इसको लीनियर कहेंगे। लीनियर मतलब इसके आखिरी हिस्से आपको पता चलेंगे। इस वाले डीएनए को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर बोलेंगे। कोई पॉइंट है जो आपको ना समझ में आया हो? अरे बोलो बोलो। आप इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए होता है वो काफी बड़ा होता है, ऐसे काफी ज्यादा बड़ा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ा होता है। इतने बड़े डीएनए को हम क्या करते हैं, अगर कम जगह में रखते हैं, इधर देखें बेटा, इतने बड़े डीएनए को हम क्या करते हैं, इस तरीके से कम स्पेस में रखते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड करके कम जगह में रखते हैं। और वो कुछ पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन भी होती हैं उनकी मदद से, कुछ पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन होती है उनकी मदद से। इस जगह को ध्यान से सुनो, इस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो या तो ये डीएनए को कह लो या इस जगह को, तो ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोइड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए, सबसे पहले उसकी लोकेशन बताओ, तो आप कहोगे लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है भाई? लोकेशन क्या है उसकी? साइटोप्लाज्म है। दूसरी चीज क्या है? क्या डीएनए, देखो इधर, ये इतना बड़ा डीएनए है, इसको अगर मैं कम जगह में रखूंगा, मतलब कम स्पेस में रखूंगा, तो मुझे इसे फोल्ड करना पड़ेगा। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो फोल्डिंग करनी पड़ेगी, मतलब कम जगह में रखूंगा। तो हम ये लिखेंगे कि डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है पहले जरा समझो। वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और कैसा होता है?
डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। तो हमने यहां पर क्या बोला, सुनो, हमने कहा कि डीएनए की लोकेशन बताओ, तो डीएनए की लोकेशन साइटोप्लाज्म है। प्रोकैरियोटिक में लीनियर डीएनए नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए होता है, मैंने लिख दिया। और कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, यहां पर कुछ बच्चे एनसीईआरटी की उस लाइन से कंफ्यूज होते हैं कि सर एनसीईआरटी में लिखा है सिंगल डीएनए। सिंगल डीएनए का मतलब यह है कि एक ही डीएनए होता है लेकिन वो सर्कुलर होता है, मतलब वो होता डबल स्ट्रैंड है। देखो इसको कितना डीएनए काउंट करोगे? सर एक काउंट करेंगे, क्योंकि डीएनए का मतलब ही दो धागे होते हैं नॉर्मली। तो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। दूसरा क्या होता लिखेंगे पॉइंट, दूसरा क्या लिखेंगे? डीएनए नीड टू बी फोल्डेड और केप्ट इन लोकेशन। सुन लो ध्यान से बेटा, यहां लिख देते हैं नीचे थोड़ा सा। डीएनए इसके फोल्ड होगा, किसका? प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, ये देखो ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, इट इज ऑल्सो फोल्डेड एंड केप्ट एट प्लेस, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उसमें कौन हेल्प करता है? सम बेसिक प्रोटीन। अब जरा यहां पर कुछ बच्चे सुनेंगे ध्यान से, देखो इधर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिक प्रोटीन? सर बेसिक का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। डीएनए पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। सही है सर। उनके टाइप हो सकते हैं, एक हो सकती है हिस्टोन, एक हो सकती है अदर, कुछ और हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये बेसिक प्रोटीन है पर हिस्टोन नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि डीएनए को कम जगह में रखने के लिए ये हिस्टोन है पर क्या नहीं है? नॉट सॉरी, ये बेसिक है पर हिस्टोन नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये प्रोटीन बेसिक है, मतलब चार्ज पॉजिटिव है पर हिस्टोन नहीं है, नॉट हिस्टोन। क्योंकि हिस्टोन मिलती है किसमें? यूकैरियोट्स में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा चैट ऑफ करते हैं, रुको। ठीक है, नाम नहीं करना। क्या क्या पॉइंट समझ में आया भाई? सबसे पहले क्या क्या बात समझ में आई? लोकेशन ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट। दूसरा, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर होता है। सर्कुलर समझ में आया? उसके एंड जुड़े रहते हैं। डबल स्ट्रैंड होता है। क्या उसे कम जगह में रखते हैं? हाँ, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, या उस डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या उसे फोल्ड करते हैं? हाँ, कम जगह में रखने के लिए। और उसके साथ कौन सी प्रोटीन होती है? बेसिक। क्या वो बेसिक प्रोटीन क्या है? हिस्टोन है? नहीं। अरे बेसिक प्रोटीन हिस्टोन है नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, जो बॉटल है, सुनना ध्यान से, ये बॉटल है जो है ये प्लास्टिक की बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है, लकड़ी की भी बनी हो सकती है। अब मान लो यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिक प्रोटीन है वो हिस्टोन है। ऐसे मान लो ये प्लास्टिक की बॉटल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में, वो प्रोटीन बेसिक तो है पर हिस्टोन नहीं है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है पर वो हिस्टोन नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। बच्चे बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बेसिक स्ट्रांग हो। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि क्या क्या बैक्टीरिया में डीएनए होता है? यस होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कितना डीएनए होता है? एक डीएनए होता है। सर्कुलर होता है, उसके एंड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज हमने ये बताई आपको कि वो जो डीएनए है वो कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म में। क्या पूरा बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म में? नहीं, एक लोकेशन पर मिलता है। उस लोकेशन को या उस डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब हमने ये समझा कि वो उसको फोल्डिंग में कौन मदद करता है? बेसिक प्रोटीन। क्या वो हिस्टोन्स होती है? नहीं। देख बेटा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इट इज ऑल्सो फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब कम जगह में रखा जाता है। क्या वो डीएनए फोल्ड करने के लिए कोई प्रोटीन चाहिए? हाँ, प्रोटीन्स चाहिए।
ये प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? बेसिक होती हैं। पर क्या ये हिस्टोन होती हैं? नहीं बेटा, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है फास्फोरस की वजह से, फॉस्फेट की वजह से। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड कैसा होता है? सुनो, प्लाज्मिड इसके अलावा ध्यान से देख, ऐसा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, इससे अलग होता है, ये प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड कैसा होगा सर? प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और हम क्या करते हैं? हम ये मानते हैं, ध्यान सुने बेटा, हम ऐसा मानते हैं, सुनो 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 ध्यान से, हम ये मानते हैं, वी कंसीडर, ध्यान से सुने, हम ये मानते हैं, वी कंसीडर, ऐसा मानते हैं कि न्यूक्लियोइड जो है इज अ सिंगल क्रोमोसोम। उसे एक क्रोमोसोम मान लेते हैं, या क्रोमोसोम समझते हैं उसे, ऐसा मान लेते हैं। पर रियल में क्रोमोसोम होता नहीं, ऐसा मान लेते हैं। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये वाला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्या है? प्लाज्मिड। अगर मैं इसको क्रोमोसोम मान रहा हूं तो ये क्रोमोसोम के अलावा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? जरा प्लाज्मिड की डिटेल लिख देते हैं आपको अगली स्लाइड पे। देखो भाई सारे, प्लाज्मिड क्या है जरा चेक कर लेते हैं एक बार। प्लाज्मिड भी होता है बैक्टीरिया में, उस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखो भाई, ध्यान से देखो, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसके एंड जुड़े हुए हैं। ध्यान देना बेटा, इस डीएनए का क्या नाम रखा है? जल्दी देखो, अब पिछली साइड पे वापस जा रहा हूं। इस डीएनए का क्या नाम रखा है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये डीएनए है। कैसा डीएनए है सर? डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, एक ही डीएनए है। सिंगल का मतलब होता है वन, सिंगल या वन क्रोमोसोम कह दो इसे। कहां है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन। क्या ये सारी बातें समझ में आई है? एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन से एसोसिएट हुआ है। अब मेरी बात सुनना, इस डीएनए पर सारी जरूरी जीन है, ऑल असेंशियल, असेंशियल मतलब होता है जरूरी, ऑल असेंशियल जीन इस पर है, प्रेजेंट है। जरूरी समझ में आता है? सारी जरूरी चीज इसमें है। इसीलिए इस डीएनए को न्यूक्लियोइड इज जेनेटिक मटेरियल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब इसके अलावा अलग से भी डीएनए होता है, ऐसा, ये ऐसा सर्कुलर ही है, ये सर्कुलर डीएनए है, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। जरा समझना, इसकी लोकेशन क्या है सर? इसकी लोकेशन भी साइटोप्लाज्म है। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर, इसकी लोकेशन भी साइटोप्लाज्म है। क्या ये क्रोमोसोम, अगर इसको बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर समझ में आता है? गोल है। और सर्कुलर, ये क्या बता दिए? फीचर बता दिए। आ रही है समझ? बेटा प्लाज्मिड कई होते हैं, एक दो ऐसे कई प्लाज्मिड हो सकते हैं। सिंगल का मतलब ये अकेला। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, एक्स्ट्रा का मतलब देख, क्रोमोसोम, अगर मैं इसको क्रोमोसोम है नहीं, क्रोमोसोम मान लो, तो इसको कहूंगा क्रोमोसोम के अलावा। तो क्या वर्ड यूज करेगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जल्दी बोलो। डिफरेंस इन, मेरी बात सुन बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है सर डीएनए और प्लाज्मिड में क्या? मेरी बात सुन ध्यान से, ये बॉटल है, ठीक है, और ये पेन है, ये दोनों प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये बॉटल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं पेन है। एक बच्चा पूछ रहा है डीएनए और प्लाज्मिड में अंतर, और ये दोनों प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये भी प्लास्टिक का, ये भी प्लास्टिक का। तू क्या पूछ रहा है? पेन और प्लास्टिक में अंतर, क्या मतलब हुआ? मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड दोनों डीएनए के बने हुए हैं। जैसे बॉटल और पेन दोनों प्लास्टिक के बने हुए हैं, ऐसे ये और ये दोनों डीएनए के बने हुए हैं। तो इसमें और इसमें अंतर पूछ सकता है, तो पेन और प्लास्टिक में अंतर थोड़ी पूछेगा भाई। समझ आया नहीं आया?
जल्दी बोल। हाँ सर, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार, नोट कर ले। सही है सर, एनसीईआरटी कवर करोगे 100%। बेटा मैं चैप्टर पे जब जैसे ही आऊंगा ना, अभी पूरी तरीके से नहीं आया हूं मैं, चैप्टर पढ़ाने से पहले अगर उसके बेस बना दूंगा तुझे समझ सारा आएगा। क्योंकि हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें मुझे बता तू क्या पढ़ेंगे। हम सेल को डिवाइड करेंगे, तो क्या बिना डीएनए डिवाइड करे सेल डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो मुझे डीएनए के बारे में सारा पता होना। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब 2 धागे, इसमें भी डबल स्ट्रैंड होता है बेटा, प्लाज्मिड में भी। बेटा बेसिक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन। बेसिक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन। हां, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट। जल्दी नोट करो बेटा। जल्दी 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 बेटा, पहले मैं सेल चैप्टर, तुझे टेंशन नहीं ले, तुझे सारा समझ में आ जाएगा। मैंने तुझे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए समझा दिया। तुझे इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आ सकता। तुझसे अगर पूछे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कहां होता है, तू बताएगा साइटोप्लाज्म में। कितने धागे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब उसका एक एंड दूसरे से जुड़ा रहता है। उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या वो फोल्ड करके रखते हैं? हाँ। कोई चीज को कब फोल्ड करेगा? जब कम जगह में रखना हो। ठीक है, आगे लिख, ये वाला लिख ले जल्दी से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल उस डीएनए को कहते हैं जिसमें सारी जीन प्रेजेंट होती हैं। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जेनेटिक मटेरियल उस डीएनए को कहते हैं जिसमें सारी जीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। प्लाज्मिड बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले मैं तेरे से कहता हूं, सुन 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 ध्यान से। तू घर से घूमने गया, इस बैग में तूने सारी जरूरी चीजें रख ली, कपड़े रख लिए, अपना और भी सामान, पर्स रख लिया, अपना मोबाइल फोन सब रख लिया। ये एक एक्स्ट्रा बैग रख लिया, इसमें खाने का रखा हुआ। तो अगर इसमें सारी जरूरी जीन है, तो इसमें कौन सी जीन होगी जो जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, फिर क्या मतलब हुआ? ये वो चीज है जो हो भी ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं। देखो, इसमें वो जीन होती है जो जरूरी नहीं है। जरूरी मतलब इसमें वो जीन होती है, अगर वो नहीं होंगी तो सेल मर सकता है। लेकिन उसमें वो जीन होती है जो एक्स्ट्रा है। मान लो तूने खाने के लिए नमकीन नहीं रखी, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी जर्नी में कोई दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो होता है जिसमें सारी जरूरी जीन होती हैं। जरूरी जीन जो सेल के जिंदा रहने के लिए। तो इसमें कौन सी होंगी? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब वो जीन जो एक्स्ट्रा फीचर दे। क्या दे? एक्स्ट्रा फीचर दे, जरूरी वाली नहीं है। आरएनए पर भी चार्ज नेगेटिव होता है बेटा। तुम्हें बैक्टीरिया में समझ में आ गया डीएनए कैसा होता है? जल्दी बोलो। अरे समझ में आ गया? यस सर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तुम्हें यह समझ में आ गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, और तुमने प्लाज्मिड की बात देख ली। चलिए आगे चलेंगे। डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया, और मैंने आपको यह समझा दिया। जिसने नहीं लिखा है प्लीज नोट करो। नोट्स पहले चैप्टर के सभी बच्चे बनाएंगे, चाहे उन्होंने बना रखा है नहीं बना रखा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या बनाने हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, बेसिक और हिस्टोन में मैंने क्या बताया सुन ले ध्यान से भाई। जैसे मान ले तेरे पास, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं तेरे को ये समझा रहा हूं, बेसिक का मतलब होता है वो प्रोटीन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बेसिक प्रोटीन वो कई तरह की होती हैं, उनमें से खास तरह की प्रोटीन होती है हिस्टोन्स, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती हैं। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लिखेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी करें। सर आप स्लो पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, स्पीड ठीक है। शुरुआती क्लासेस में आपके आधार बेस बनाने की जरूरत है, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ें।
ठीक है, चले आगे। अरे नोट कर लिया? जो समझदार बच्चे हैं, फास्ट लिख रहे हैं, पढ़ाई कर ले भाई। मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं, उसके बाहर जाएगा नहीं। अगर मान ले तुझे मैं क्वेश्चन दे दूं, मुझे बताइए तेरे को क्वेश्चन आया कि नहीं, देख कितना आसानी से नीट में क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंस इन न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, ए लोकेशन, बी सर्कुलर, सी रोल, डी डबल स्टैंडर्ड। अब बता जल्दी से आंसर। लोकेशन दोनों की साइटोप्लाज्म है, हां सर। दोनों सर्कुलर हैं, यस सर। रोल अलग अलग है, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक में एक्स्ट्रा फीचर है। डबल स्टैंडर्ड दोनों है, यस। सी आंसर आ गया। बी लिख रहा है, पिटाई करूंगा मैं जिसकी जो बी लिख रहा है। अरे समझ में आया नहीं? समझ में आया? जल्दी बता बेटा। हाँ बोल। फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, फंक्शन में कौन सी जीन होती है जो जरूरी नहीं है? जीन होती हैं, लेकिन कौन सी जीन होती हैं जो जरूरी नहीं है? एक्स्ट्रा जीन होती हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे और आपको यूकैरियोटिक की बात करने वाले, हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करने वाले हैं, और यहीं से आपको चैप्टर के अंदर हम अब घुसने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट होगा, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की बात करेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात करने वाले हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक यूकैरियोटिक सेल बना दिया है। ठीक है सर, और उसके साथ साथ मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया है ऐसे। ठीक है सर, ये न्यूक्लियस बना दिया आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस। आप जरा बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये प्लांट सेल बनाता तो सेल वॉल बनाता। अभी जो भी सेल बनाए ध्यान से देखेंगे आप लोग। मेरे पास यूकैरियोटिक सेल में ये इतना बड़ा डीएनए है, ऐसा। ऐसा ध्यान देंगे सारे बच्चे। यूकैरियोटिक सेल में इतना बड़ा डीएनए है। ठीक है, इसके ये एंड आपस में जुड़े हुए नहीं है। सबसे पहले बताओ, यहां रखना इस डीएनए को, तो लोकेशन बात करते हैं। मुझे बताना लोकेशन, लोकेशन बताओ। सर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है? नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद स्ट्रक्चर लीनियर है ऐसा, और कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। यहां तक कोई डाउट? अरे जल्दी बोलो। लीनियर है और क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस डीएनए को मुझे इस सेल के इसके अंदर रखना है, न्यूक्लियस के अंदर। आ रहा है? ये नहीं आ रहा, फिर ट्राई करते हैं। चलो आजा भाई, इसमें आजा। इधर से देख ले, अरे आ रहा है। अरे इधर से आ जाएगा? नहीं। इधर देख, नहीं। इधर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या करेगा? इसे फोल्ड कर, इस डीएनए को फोल्ड कर। तो ध्यान दे मैं क्या कर रहा हूं, इधर देख बेटा। तो मेरे पास डीएनए ऐसा धागा होता है इस तरीके से। अब मैं उसको जब फोल्ड करता हूं ऐसे, तभी उसको आप न्यूक्लियस में रख सकते हो। तो मेरे पास ये डीएनए हो गया, और जब मैंने डीएनए को फोल्ड कर दिया तो उसे मैंने क्या नाम दे दिया? क्रोमेटिन का नाम दे दिया। क्रोमेटिन क्या होता है? फोल्डेड फॉर्म होती है डीएनए की।
तो ये मेरे पास डीएनए है, लेकिन अगर इसको न्यूक्लियस में रखना है तो मुझे इसको फोल्ड करना पड़ा ऐसे, नहीं तो ये आ नहीं रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे फोल्ड करना पड़ा, और फोल्डिंग में मुझे एक प्रोटीन ने मदद करी। उन प्रोटीन्स का नाम है, नाम लिख देते हैं, हिस्टोन्स। ठीक है, ये शुरुआती लेवल की फोल्डिंग थी। अभी और फोल्ड कर रहा हूं, ध्यान दे बेटा, मैं फोल्ड कर रहा हूं, ध्यान से समझियो। मैंने डीएनए को थोड़ा फोल्ड करने की कोशिश करी, फिर और ज्यादा फोल्ड कर रहा हूं। फोल्ड करने से क्या होगा, और पास आ जाएगा, ऐसे कर रहा हूं। तो शुरुआती फोल्डिंग में यह मदद कर रही है कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन, ये रही। उसके अलावा और भी प्रोटीन है जो मदद कर रही है। कौन सी है, नाम बताओ सर? ये रही, देख, ये देख, ये रही। तो तुझे क्या समझ में आएगा बेटा कि हिस्टोन्स क्या होती हैं? ये रही हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या होती हैं? प्रोटीन होती है। कैसी होती है? बेसिक। किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन फोल्डिंग। किसमें मदद करती हैं? फोल्डिंग में मदद करती हैं। कोई डाउट है इस बात में? हिस्टोन्स फोल्डिंग में मदद कर रही है। अब देखो जरा, अब मुझे बताओ, ये कम फोल्ड है थोड़ा सा, ये क्या है? लेस फोल्ड है, लेस फोल्ड है, या फोल्ड को हम कंडेंस बोलेंगे। ये ज्यादा कंडेंस या फोल्ड है। ये क्या है? मोर कंडेंस और फोल्ड है। तो इनमें कौन सी प्रोटीन है? ये देख बेटा, ध्यान से देखियो, इधर फोकस करियो। इसमें ये हिस्टोन है, और इसके साथ ये नॉन हिस्टोन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोल बेटा। नहीं सर, नॉन हिस्टोन थोड़ा सा सही से बताओ। ये रही नॉन हिस्टोन, तो ये नॉन हिस्टोन है दोनों प्रोटीन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने डीएनए को पहले थोड़ा फोल्ड किया, फिर ज्यादा फोल्ड किया, और फाइनली फोल्ड करके मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे क्रोमोसोम कहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। तो आपने यहां पर यह समझना है कि अगर मुझे सेल के न्यूक्लियस में रखना है तो मुझे रखना होता है क्रोमैटिन। कोई डाउट है? क्रोमैटिन, सोच लो ध्यान से। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। क्या वो डीएनए खुला हुआ मिल सकता है? नहीं मिलता। वो डीएनए कंडेंस फॉर्म में मिलता है, और वो फॉर्म क्या होती है? क्रोमैटिन। आपके स्किन सेल में डीएनए किस फॉर्म में होगा? क्रोमैटिन की फॉर्म में। नॉन हिस्टोन भी बेसिक होती है। मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान। इधर देख बेटा, इधर देख, ये तीनों क्या है? ये पेन है, ये भी पेन है, ये पेन है, और ये रिमोट है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये पेन, ये नॉन पेन। समझ में आ रहा है? तो अगर ये हिस्टोन है तो इसको क्या बोलूंगा? नॉन हिस्टोन। पर है ये दोनों बेसिक, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है। पर मैंने क्या किया? इन्हें हिस्टोन बोल दिया, तो इन्हें क्या बोल दिया? नॉन हिस्टोन, ऐसे नाम किया हुआ है। बोल, जल्दी बोल बेटा। तू अगर ये लिखेगा सर एनसीईआरटी कवर करो, तो तेरा जीवन में कुछ नहीं। मैं एनसीईआरटी स्टार्ट ही नहीं करी अभी चैप्टर की। जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जब तो तेरे को एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। पढ़ ध्यान से, तेरे को सारा समझ आएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। देख ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या पढ़ा, इधर देख, फिर से देख, इधर देख। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। उसको थोड़ा सा कंडेंस किया, और डबल स्ट्रैंडेड है ये, और ज्यादा कंडेंस किया, और बिल्कुल कंडेंस कर दिया, ऐसा। ध्यान से देखिए बेटा, और ज्यादा कंडेंस कर दिया। कंडेंस मतलब कंप्रेस कर दिया एक तरीके से। और फिर मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया कंप्रेस करके। अब देखियो, देखता हो चलियो। दिस इज डीएनए,
जो किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है सर, ये क्या है, ये दोनों क्रोमैटिन है, ये भी क्या है, क्रोमैटिन है, पर ये वाला क्रोमैटिन लेस कंडेंस है, ये वाला कैसा है, मोर कंडेंस है। और सबसे ज्यादा कंडेंस क्या है, क्रोमोसोम है। ये मोस्ट कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की। यहां तक कोई डाउट नहीं सर। अब यहां पर जो प्रोटीन्स मदद कर रही हैं ऐसे कंडेंस करने में, उनका नाम क्या रख दिया सर, इन्हें हिस्टोन बोल दो। और इधर और भी प्रोटीन्स हैं, ये वाली, इन्हें क्या नाम रख दिया, इनको नाम रख दिया नॉन हिस्टोन। मैं ये नहीं कह रहा कि हेट्रोक्रोमैटिन में होती हैं। अब सुनो, इसका नाम रख दो यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। इसका रख दो हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये बना लो सेल, ये बना लो न्यूक्लियस, इसके अंदर यू और हेट्रो दोनों होता है, मतलब ये मेरे पास क्रोमैटिन है। तो ये कौन सा सेल है, ये नॉर्मल सेल है, कोई भी नॉर्मल सेल, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल, आपका सेल, मेरा सेल, कोई भी सेल, जैसे कि मसल हो सकता है, आपका स्किन सेल हो सकता है, WBC हो सकता है, स्किन सेल हो सकता है, कोई भी सेल, इसके अंदर ये है। अब ये क्रोमैटिन कैसा हो सकता है, यू हो सकता है और हेट्रो हो सकता है। अब इधर आ जाओ, अब मेरे को क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इधर ध्यान दो बेटा सारे, तो ये क्रोमोसोम किस सेल में दिख रहा है, जो डिवाइड होने वाला है। ये कौन सा सेल है, डिवाइडिंग सेल है। जल्दी बोलो। तो आपको एक चीज समझ में आई कि नहीं, आपको यह बात समझ में आई कि नहीं, बताओ सारे। आपको यह समझ में आया कि नॉर्मल क्रोमैटिन मेरे पास किस में होता है, चाहे यू हो चाहे हेट्रो हो, ये मेरे पास नॉर्मल सेल में होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम मेरे पास डिवाइडिंग सेल में होते हैं। और सबसे ज्यादा कंडेंस, मोस्ट कंडेंस डीएनए किस में होगा, मोस्ट कंडेंस किस में होगा, क्रोमोसोम में। ये डीएनए है, डीएनए जब कंडेंस करता है, क्योंकि कम जगह में रखना है, तो वो क्रोमैटिन बनाता है। ये यू हो गया और ये हेट्रो हो गया। ये दोनों तरह के डीएनए मेरे पास नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन जो सेल डिवाइड करता है उसमें क्रोमोसोम दिखता है। और सेल नॉर्मली ऐसे ही प्रेजेंट होता है ना, बताओ क्रोमैटिड क्या होता है वो भी बता रहा हूं, पर पहले इस पे फोकस कर। किसको नहीं समझ में आया जल्दी बताओ। अरे समझ में आ गया, प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रॉपरली इसमें कोई क्रोमोसोम बना था, मानते हैं, पर क्या बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है, नहीं। क्या बैक्टीरिया में प्रॉपर कंडेंसेशन होती है जैसे हिस्टोन की मदद से हो रही थी, नहीं। तो बैक्टीरिया में ना क्रोमोसोम बनता है प्रॉपरली, ना हिस्टोन्स होती हैं, और उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, वो डीएनए लीनियर होता है। अब उसको अगर हम कम स्पेस में रख रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि इसको कम स्पेस में, टू कीप इट इन लेस स्पेस, अगर उसको लेस स्पेस में रखना है तो यहां क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा। सोच बे ध्यान से। तो तुझे पता होना चाहिए डीएनए से ही क्रोमैटिन बनता है और क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनता है। फर्क क्या है कि जितना ज्यादा कंडेंस करते जाओगे स्ट्रक्चर मोटा होता जाएगा और वो दिखेगा।
अगर मैं आपसे कहूं कि डीएनए आंख से नहीं दिख रहा है तो हो सकता है डीएनए नहीं दिख रहा माइक्रोस्कोप में, क्रोमैटिन थोड़ा मोटा है, दिख जाएगा। हो सकता है क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाए, क्योंकि जितना कंडेंस होगा उतना मोटा होता चला जाएगा ना। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। इधर देखो बेटा, आपके पास ये डीएनए है, सही है सर। डीएनए क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लंबा 2.2 मीटर, बहुत बड़ा होता है। इस डीएनए को इसमें रखने के लिए उसे कंडेंस करना पड़ता है। इस कंडेंस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन में भी कम और ज्यादा कंडेंस होता है। शुरुआत में कंडेंसेशन में कौन प्रोटीन हेल्प करती है, हिस्टोन। कुछ और भी प्रोटीन होती है, उन्हें नॉन हिस्टोन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। अगर आपको किसी सेल में देखना हो तो डीएनए किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा क्रोमैटिन की फॉर्म में मिलेगा, चाहे यू हो चाहे हेट्रो हो। मतलब कुछ हिस्सा यू की फॉर्म में, कुछ हिस्सा हेट्रो की फॉर्म में, इस फॉर्म में मिल सकता है। अगर आपको सेल डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइडिंग सेल है, उसी में क्रोमोसोम दिखता है, तो क्या सारे सेल डिवाइड करते हैं? नहीं। मान लो सारे सेल डिवाइड करते, नहीं करते। न्यूरॉन तो डिवाइड ही नहीं करता। तो जब सेल डिवाइड करेगा तभी क्रोमोसोम दिखेंगे। और एक चीज और याद रखना, क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, लेकिन क्रोमोसोम जो होता है उसके बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब वो जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में दिख सकते हैं। बेटा नॉन हिस्टोन एसिडिक क्यों होगा अगर उसके साथ जुड़ना है डीएनए के साथ? कंडेंस का प्रोसेस मैंने कोई फेज नहीं पढ़ा है अभी तक, मैंने चैप्टर ही स्टार्ट नहीं किया यार, क्यों परेशान हो रहा है? मैं तुझे अगर डीएनए नहीं समझा पाऊंगा तो मैं चैप्टर स्टार्ट करके क्या ही करूंगा बता। परेशान मत हो, मेरे पे छोड़, मेरे को कराने दे। मैं तुझे सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैक्टीरिया में कोई क्रोमोसोम दिखते हैं, प्रॉपरली नहीं दिखते। बैक्टीरिया का डीएनए क्या बहुत बदलाव दिखाता है? नहीं दिखाता। डीएनए बैक्टीरिया में कोई बदलाव नहीं होते बहुत बड़े, वो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में नॉर्मल डीएनए ऐसा होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए में चेंज आते हैं और वो कंडेंस डीएनए बनता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। यू और हेट्रो क्या होता है, ये देख बेटा, ये कम कंडेंस है, देख रहा थोड़ा, ये देख कितना गाढ़ा है, ये देख कितना ज्यादा, ये ज्यादा कंडेंस मतलब देख मेरी बात समझ, ये डीएनए है, इसको थोड़ा पास पास करूंगा तो कंडेंस कह रहा हूं ना। तो ऐसे ही क्या है, इस डीएनए को अभी थोड़ा कंडेंस किया, लेकिन ज्यादा कर दूंगा तो ये हेट्रो हो गया, ये यू हो गया। ये यू क्रोमैटिन है, ये हेट्रो है। अब और कंडेंस करूंगा तो क्रोमोसोम बनेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, बोलो। दूसरी चीज क्या है बेटा, हिस्टोन्स की बात कर ले। इधर देख, हिस्टोन्स क्या है? हिस्टोन्स एक प्रोटीन होती हैं। क्या होती है हिस्टोन्स? क्या होती है? प्रोटीन होती हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है पैकेजिंग। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूं बताना सारे समझ में आ गए कि नहीं। सबसे पहले देखो देख बेटा, बैक्टीरिया जो होता है जिसे आप प्रोकैरियोट कहते हो, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसका डीएनए इन साइटोप्लाज्म होता है और कंडेंस फॉर्म जो होती है एक बच्चा कहेगा सर एनसीईआरटी पढ़ा। बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, आधार बना दूंगा तेरा बस। नॉट प्रॉपर क्रोमोसोम फॉर्म, इस बात में ध्यान रखियो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। डीएनए प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। किधर प्रेजेंट होता है? इनसाइड न्यूक्लियस।
इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, लेस कंडेंस को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और ज्यादा कंडेंस को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। उसके बाद इन यूकैरियोट, पहले लिख लूं फिर स्लाइड दिखा रहा हूं आपको सारी। इन यूकैरियोट्स कौन मदद करेगा, हिस्टोन्स हेल्प इन इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआती, पैकेजिंग मतलब होता है बेटा पैक करना, पैकेजिंग, शुरुआती पैकेजिंग में कौन मदद करता है, हिस्टोन मदद का। पैकेजिंग का मतलब है यहां कंडेंसेशन, क्या मतलब है, कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा मोस्ट कंडेंस डीएनए क्या होता है, मोस्ट कंडेंस फॉर्म कौन सी है, फॉर्म इज क्रोमोसोम, बट ये कब दिखेगा, विजिबल ओनली व्हेन सेल डिवाइड, जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा ये दिखेगा नहीं। यहां तक समझ में आ गई, बोलो, यहां तक समझ में आ गई, जल्दी बोलो। हां, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स होती हैं, कुछ यू और हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और जब सेल डिवाइड करता है तभी क्रोमोसोम दिखता है, नहीं तो क्रोमेटिन दिखता है। दूसरा, मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, ध्यान दो बेटा, मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ सको तो, मेरी बात समझ सको तो, ये मान लो बैक्टीरिया का सेल है, समझना, ये मान लो बैक्टीरिया का सेल है ये वाला, और ये मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है, समझना। समझने की कोशिश करना। इसमें डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा, ये क्रोमेटिन है, जब ये डिवाइड हो रहा है तो मुझे क्या दिख रहा है, तो क्रोमोसोम दिख रहा है। लेकिन बैक्टीरिया में हमेशा न्यूक्लियोइड दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया के डीएनए में क्या बहुत बदलाव होता है जब जब कुछ भी हो रहा हो, नहीं, बैक्टीरिया डिवाइड भी करेगा तो भी न्यूक्लियोइड रहता है, लेकिन क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है अगर सेल डिवाइड करता है। तो आज अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या बैक्टीरिया में कोई बहुत बड़े बदलाव होते हैं डीएनए में, सेल डिवीजन पे नहीं होता। इसीलिए जब हम टॉपिक पढ़ते हैं सेल साइकिल, सेल साइकिल हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए पढ़ते हैं। रीजन क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, डीएनए में, साइटोप्लाज्म में बड़े बदलाव होते हैं जिन्हें हम फेज बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए में बहुत बड़े बदलाव नहीं होते। इसीलिए जो हम फेज पढ़ेंगे G1 S G2M, वो सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के लिए। रीजन क्या है, जब तक बड़े बदलाव नहीं होते उन बदलाव को फेजेस का नाम नहीं दिया जाता। आ रही है समझ। तरंग पाठक स्पैम मत कर बेटा, गलत बात है। बोलो, मैं लिखने के लिए वापसी स्लाइड कर रहा हूं। मैंने क्या पढ़ा है, बात समझ में आई, मैंने क्या पढ़ा है समझ में आया। सेल साइकिल वाला जो टॉपिक है जिसमें G1 S G2M फेज पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए वैलिड है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए न्यूक्लियोइड होता है, वो डिवाइड भी कर रहा हो तो उसमें बड़े बदलाव नहीं होते। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत बड़े बदलाव होते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये देखो इसकी मेम्ब्रेन टूट गई है, नहीं है यहां, साइटोप्लाज्म में बदलाव होते हैं। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फेजेस बोलते हैं, फेजेस, ठीक है, फेजेस। इधर देखें, आ जाओ इधर, एक बार ये नोट करो, सारे बच्चे नोट कर लो, फिर बता रहा हूं आगे। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो।
बेटा मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें अगर ये बोलूंगा कि हिस्टोन्स की सिंथेसिस एस फेज में होती है तो तुम कहोगे सर बैक्टीरिया में बनेगा हिस्टोन की यूकैरियोट में, फिर मैं कहूंगा सिर्फ यूकैरियोटिक, तो तुम्हें रीजन है ना, प्रोकैरियोट में हिस्टोन होता ही नहीं है। व्हाट इज सिस्टर क्रोमेटिड बता देंगे, अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। पहले लिख लो फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं, पहले ये वाला लिख लो, जल्दी करो बेटा, नोट करो जल्दी, लिख लिया? बेटा न्यूक्लियोसोम वगैरह आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, यहां मत घुसाओ उसे, आपको जितना जरूरी है इस चैप्टर के लिए वो सारे बेसिक्स बता दिए। ये वाला लिख लिया? पहले जल्दी बताओ, नोट करो बेटा, नोट करो जल्दी से। आप में से बहुत सारे बच्चे को यह डाउट होता रहता है कि क्यों नहीं होता उसमें। जल्दी बताओ, हो गया? हाँ प्रिंटेबल नोट्स भी देते हैं, टेंशन मत लो, इसके नोट्स आपको अभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये वाला लिख लो जल्दी से। क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता बैक्टीरिया में बेटा, न्यूक्लियोइड होता है, उसको क्रोमोसोम बोल देते हैं, दिखता नहीं है। सर पहले जैसा पढ़ाइए, अब कैसा पढ़ा रहा हूं? सही तो पढ़ा रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं बेटा, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, सही मान मेरी बात। डीएनए देख क्या है, ये देख क्रोमेटिन, फिर ज्यादा कंडेंस हेट्रोक्रोमेटिन, फिर क्रोमोसोम। इसीलिए माइटोसिस मियोसिस यूकैरियोटिक सेल में पढ़ाई जाती है, प्रोकैरियोट में क्यों नहीं पढ़ाते? उसमें क्रोमोसोम ही नहीं होते, उसमें तो सिर्फ क्रोमेटिन वो होता है, क्रोमेटिन। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे या सारे ही बच्चे वो है ना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे 500 हो, बिना बेसिक के जाओगे तो आगे जाकर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ इसलिए बेसिक भी पढ़ो। सेल साइकिल सेल डिवीजन अच्छा चैप्टर है, उसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन तुमसे आसानी से बन जाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन दूंगा तो भी बन जाएंगे अब। लेकिन अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा तो चीजें समझ नहीं आएंगी। मान लो आपको डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड ये पता ही नहीं है तो कैसे होगा? आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, एक बार उस पर भी आ रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इनएक्टिव, उस पर भी आ रहा हूं। पहले नोट कर लो इसको, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट, इतना नोट कर लो फिर आगे चलें। ये वाला नोट करो अब, ठीक है? नोट कर लिया? आगे आ जाओ, अब जो मैं बताऊंगा उसको समझना। नोट कर लिया बेटा ये वाला? जल्दी करो बेटा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं होते, एक्सेप्शन है ईस्ट, उसमें होते थे पर आपको पढ़ाया नहीं जाता। आपके सिलेबस में यूकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं होता, प्लाज्मिड नहीं होता। क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, आगे आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, अब जरा ये देखो बेटा, ये देखो, क्वेश्चंस देखना जल्दी जल्दी से।
इधर देख लो, आंसर क्या आएगा इसका? सी, क्योंकि ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। सही है? हाँ ठीक है, ये वाला भी लिख लो बेटा, ये वाला भी नोट करना आपने, जल्दी जल्दी। बेटा प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना सेल, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, उसमें हमारे पास मतलब ज्यादा बदलाव नहीं होते, इसलिए उसको साइकिल नहीं बनाते। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो हिस्टोन के अलावा पैक करने में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा बेटा नॉन हिस्टोन जो है यूक्रोमेटिन में होती हैं, पर लोअर लेवल पे, मतलब आपको अभी वो नहीं जाना है किस में होती है। इसका आंसर बी आ जाएगा। और देखो, ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताओ आंसर, बताओ। एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लिया करो। ऑलवेज यूक्रोमेटिन गलत है, ये भी गलत है, लेकिन नेवर कम इन साइटोप्लाज्म और कम इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन माइटोसिस, ये सही है। जब क्रोमोसोम बनते हैं और सेल डिवाइड हो रहा होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, तो वो उसके यहां पर डी मार्क करेंगे। अब समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया है कि नहीं? हाँ, तो अगर आपसे पूछे तो वैसे तो वो नॉर्मली आते नहीं है, सही बात है, ये ठीक है। देखो नेवर कम इन साइटोप्लाज्म सही है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन करते वक्त चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ठीक है ना? क्रोमैटिन और न्यूक्लियोइड सेम है, हम ऐसा बोल नहीं सकते। रीजन क्या है? न्यूक्लियोइड वर्ड बैक्टीरिया के लिए है और क्रोमैटिन वर्ड यूकैरियोटिक सेल के लिए है। समझ आया? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से किया करो, लास्ट तक ऑप्शन पढ़ा करो, नहीं तो सिली मिस्टेक करोगे, फिर रोगे कि ये हो गया क्या हो गया। अब मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूं ये सुनना ध्यान से। ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है? डीएनए से अगर मुझे 2 डीएनए बनाने हैं, ऐसे ध्यान से सुनिए बेटा, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसे क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। जिसमें मैंने क्या किया, जो पहले से डीएनए था उससे मैंने 2 डीएनए बना दिए। सही है सर, बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार, मजा आ गया। अब क्या होता है, मैं डीएनए से आरएनए भी बना सकता हूं। ये रहा आरएनए, डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी करके आरएनए बना सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? अब मैंने आपको बोला डीएनए कंडेंस होता है क्रोमेटिन, और बहुत ज्यादा कंडेंस होता है हेट्रोक्रोमेटिन, और बहुत ज्यादा कंडेंस होता है उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। सही है सर, ये बात भी समझ में आ रही है? मेरा पॉइंट ये है आपको समझाने का, ध्यान से सुनना।
ये हेट्रो है और ये यू क्रोमेटिन है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मुझे डीएनए को, ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, सुन लेना मेरी बात सुनो। अगर मुझे ध्यान सुनेंगे, अगर मुझे डीएनए रेप्लिकेशन करनी होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, तो डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर कि डीएनए खुला हुआ हो, डीएनए इन ओपन फॉर्म खुला हुआ हो, इसका मतलब डीकंडेंस हो, खुला हुआ हो। हां सर, ऐसे ही जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए खुला हुआ हो। ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो रिक्वायर कि डीएनए क्या हो, इज इन ओपन फॉर्म। ओपन मतलब थोड़ा सा खुला हुआ हो, यहां ओपन फॉर्म का मतलब है ये वाली फॉर्म, बंद फॉर्म मतलब कंडेंस ना हो। तो आज आप मुझे सोच के बताओ कि अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो मुझे डीएनए थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मुझे सेल को डिवाइड करना है तो क्रोमोसोम बनाना है, लेकिन मुझे अगर उसका डीएनए रेप्लिकेशन करनी है या ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो डीएनए को थोड़ा खोलना पड़ता है। अब आप खुद सोच के बताओ, इसको खोलना आसान है कि इसको खोलना आसान है? सर इसको खोलना आसान है क्योंकि ये ज्यादा खुला हुआ है। इसीलिए पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस में कि यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब क्योंकि उसको खोलना आसान है, उससे आरएनए आसानी से बनेगा। समझो ध्यान से। दूसरी बात, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो आपको यह बताएंगे कि सारा ही डीएनए खुलता है, मतलब हेट्रो भी खोलना पड़ता है, यू भी खोलना पड़ता है, पर किसको खोलना आसान है? यू क्रोमेटिन को। अरे समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया? तो डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों के लिए डीएनए को खोलना पड़ता है। इसीलिए हेट्रोक्रोमेटिन जो है उसकी वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। मतलब ये हुआ कि आपको समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास, ध्यान दे बेटा, जैसे मैंने ये सेल दिखाया तुझे, इस सेल में जैसे ये वाला पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन है, ये यू क्रोमेटिन है, तो जो आरएनए बनेगा वो यहीं से बनेगा, यहां से बनेगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, समझ में आई? आज ये बात समझ में आई वाई यू क्रोमेटिन इज मोर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली, क्योंकि उसको खोलना आसान है। तो जो जितनी भी जीन वगैरह होती हैं वो यहां होती हैं, उस वाले हिस्से में होती हैं, और जो जीन नहीं होती किसमें? हेट्रोक्रोमेटिन वाले में। दूसरा क्या है, क्रोमोसोम की तो और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, क्या उस वक्त डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे खुला हुआ डीएनए चाहिए तब। अरे समझ आ रहा है? नहीं? फिर रिपीट कर देता हूं, मेरी बात सुन, देख बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म यू क्रोमेटिन, और कंडेंस करेंगे तो हेट्रोक्रोमेटिन, और फाइनली कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी क्रोमोसोम में ये और ये दो क्रोमेटिड होते हैं, और यहां पर ये सेंट्रोमियर होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इस पूरे को क्रोमेटिड। ये भी क्रोमेटिड है और इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है सर? और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब यहां से लेके पूरा ये और ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। बढ़िया सर, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि डीएनए खुला हुआ होना चाहिए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो हेट्रो और क्रोमोसोम की तो ना ट्रांसक्रिप्शन हो सकती ना डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए खोलना पड़ता है। कुछ आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? स्लो ही पढ़ा रहा हूं यार, बेसिक्स हैं ये। सर हमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं पता, तुझे ये समझ में आता है कि डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए ऐसे खुला हुआ चाहिए जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करनी है।
तो मेरा पॉइंट ये है, क्या क्रोमोसोम जब बना होगा, क्रोमोसोम कब बनेगा, जब सेल डिवाइड करेगा, तो क्या उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है कि नहीं? ठीक है, तो लेक्चर को आज यहीं रोकेंगे और आज आपके वो बेसिक्स मेरे को जो बनाने थे चैप्टर के और आपके बायो के स्टार्टिंग में काफी हद तक मैंने बना दिए हैं, और मुझे ये फील हो रहा है कि आपको मैं इसके आगे अब इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। अभी मैंने आपकी सिर्फ डीपीपी 1 का कंटेंट पढ़ाया है, डीपीपी 2 आप सॉल्व अभी नहीं करोगे, सिर्फ डीपीपी 1 सॉल्व करोगे और उसका लेक्चर वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे। सारे लोग कर लेंगे। हम लोग बेटा अब नेक्स्ट वीक को मंडे को मिलेंगे और आपको अभी 3 दिन क्लास होगी जूलॉजी की, ठीक है? हम ऐप में और सुधार कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं उनके लिए ट्राई करेंगे, पर फिलहाल अभी कंडीशन ये है आपकी कि आपको ऐप में क्लास उसी समय ज्वाइन करनी है जिस वक्त आपकी लाइव क्लास होती है, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, प्रिंटेड फॉर्म में जो डीपीपी आपको चाहिए वो हम आपको आज टेलीग्राम पे डाल देंगे। 30 तारीख तक ऐप में एक अपडेट आएगा कि वो आपको आप प्रिंट भी करा सकते हो, मतलब उसको प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। नहीं, डाटा के लिए मैं देख रहा हूं कि क्या क्वालिटी और कम हो सकती है, उसके लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, सही है, चलिए मिलते हैं जल्दी से। बेटा आप किसी गांव में मुझे देख रहे हैं, आप किसी शहर में मुझे देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है और आप कितना ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें समझ आएंगी, पूरा का पूरा आपका पेपर पढ़ाए हुए में से आएगा और मैं एनसीईआरटी भी पूरी कवर करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत मिलते हैं जल्दी, बाय।